हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी समृद्ध क्लासेस। आज हम चैप्टर लाइफ प्रोसेस के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। इन टैक्स के हम पहले कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएंगे, या चैनल के प्लेलिस्ट में आप देख लेना, वहाँ पर इन टैक्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो हमारी जो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आता है, द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर ए पार्ट ऑफ द सिस्टम 4, यानी कि जो किडनी है मानव के अंदर, वो उसका जो वह किस सिस्टम का पार्ट है? न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन तो देखो, जो फूड जो हम न्यूट्रिशन यानी कि जो पोषण वगैरह लेते हैं उसमें आता है कि फूड डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। रेस्पिरेशन, इसमें हम जो ब्रीथिंग करते हैं इनकी लंग्स वगैरह का काम होता है। और जो ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पर जो ब्लड होता है इनकी फूड को जो ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट को वगैरह को, जो गैसेस को। अब जो एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन के यानी कि उत्सर्जन करना, ठीक है। तो यहाँ से हम जो यूरिन वगैरह पासेज जो करते हैं, फिल्ट्रेशन का जो काम करता है, तो इसके अंदर क्या आती है? किडनी आती है, ठीक है। तो इसमें जो आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी, एक्सक्रीशन। सेकेंड क्वेश्चन कि द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी कि जो जाइलम होता है, जाइलम जो टिश्यू का नाम है जो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो यहाँ पर हमने बताया था, जो पहले भी इन टेक्स्ट में भी हमारे ये क्वेश्चन आया था, कि जो प्लांट के अंदर जाइलम और फ्लोएम, टू टाइप के जो टिश्यू होते हैं, तो फ्लोएम क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, और जाइलम किसको करता है? वाटर को। तो इसका ऑप्शन ए आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड, यानी कि जो ऑटोट्रोफिक मोड होता है उसमें जो न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड होते हैं, ऑटोट्रोफिक कौन करते हैं? प्लांट करते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? CO2 एंड वाटर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड पानी, ये भी उसमें रिक्वायरमेंट होती है। क्लोरोफिल जो लीव्स में प्रेजेंट होता है, और सनलाइट का भी जो यूज करती है। तो इसमें क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, यानी कि जो सारे ऑप्शन यानी कि A, B, C। तो इसका जो आंसर है डी आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन, यानी कि जो पायरुवेट है जो ब्रेकडाउन होती है, तो उसके अंदर जो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर और एनर्जी टेक करती है। तो ये किस में होता है? साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखो ये यहाँ पर आपने पायरुवेट वाली जो टेबल है वो जो देखा होगा, उसमें जो ब्रेकडाउन, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर फैट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस, यानी कि जो फैट है किस तरह से डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर, और यह जो प्रोसेस है ये कहाँ पर होता है? तो आंसर में हम लिखेंगे, फैट आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज globules which makes it difficult for enzymes to act on them. Bile salt break them down into smaller globules, increasing the efficiency of enzyme action. The pancreas also secrete lipase which help in breaking down emulsified fat. This process of fat digestion take place in small intestine, यानी कि जो फैट होती है वो प्रेजेंट होती है इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। इनके इंटेस्टाइन के अंदर जो वहाँ पे तो लार्ज ग्लोबुल्स की फॉर्म के अंदर जो प्रेजेंट होती है, तो ये क्या करती है? जो डिफिकल्टी बना देती है फॉर एंजाइम्स टू एक्ट ऑन देन, कि इसके ऊपर जो एंजाइम एक्ट करता है तो उसमें डिफिकल्टी होती है। तो जो बाइल होती है, यानी कि जो बाइल जूस प्रेजेंट होता है, तो बाइल सोल्ट क्या करती है? ब्रेक डाउन कर देती है इसको स्मॉल ग्लोबुल्स में, ठीक है। और फिर इसके साथ ही जो इसकी एफिशिएंसी होती है, इनके एंजाइम का जो कार्य करने का, वो क्या होता है? इंक्रीजिंग हो जाता है, बढ़ जाता है इसके साथ। तो फिर जो पैनक्रीज होती है वो लिपेज सीक्रेट करती है, और जो लिपेज होती है वो ही हेल्प करती है, ब्रेक डाउन करती है इमल्सिफाइड करने के लिए, ठीक है, जो फैट को इमल्सिफाइड करती है। और जो ये प्रोसेस है ये पूरा यानी कि फैट वाला, ये डाइजेशन के अंदर होता है, जो टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है, आपको पता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो आता है उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वट इज द रोल ऑफ स्लाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि स्लाइवा का क्या रोल है डाइजेशन के अंदर? जो हम खाना लेते, खाना जो पाचन होता है, तो उसमें स्लाइवा का रोल क्या है? तो आंसर के अंदर फर्स्ट पॉइंट कि द स्लाइवा कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड स्लाइवरी अमाइलेज दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च विच इज
ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव शुगर, कि जो स्लाइवा होता है वो एक एंजाइम कंटेन करता है जिसको स्लाइवरी अमाइलेज कहते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है स्टार्च को, और इसमें साथ ही जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको जो शुगर में चेंज कर देता है, यानी कि उसको शुगर देता है। सेकेंड पॉइंट, द स्लाइवा ऑल्सो मोइस्टन द फूड दैट हेल्प इन च्यूइंग एंड ब्रेकिंग डाउन द बिग पीस ऑफ फूड इनटू स्मॉलर वन। उसके साथ ही जो स्मॉलर है वो क्या है, एक मोइस्टन भी है जो फूड को जो च्यूइंग यानी चबाने में मदद करता है, और जो बिग पीस होते हैं उसको स्मॉल पीस के अंदर वो टुकड़े कर देता है, जिसके कारण जब चबाते हैं तो ये कि आप कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंसेस को स्मॉलर सब्सटेंस के अंदर वो चेंज कर देता है उसके अंदर, ठीक है। इनके इस तरह से बड़े बड़े टुकड़े लेते हैं तो स्लाइवा मिक्स होकर आप देखते हैं जो खाना खाते होते च्यूइंग करते 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 बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़े हो जाते हैं, और उसके जो पूरे स्लाइवा के साथ मिक्स होकर यानी कि लार के साथ मिक्स होकर छोटे टुकड़ों में बट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7 कि व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाय प्रोडक्ट्स, कि कौन सी जो नेसेसरी यानी कि आवश्यक जो स्थिति है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के अंदर, यानी कि क्या जरूरी है, क्या आवश्यक है, और ये किसके द्वारा प्रोडक्ट, किसका जो प्रोडक्ट है। तो हमें पता है कि जो ऑटोट्रोफिक है ये ग्रीन प्लांट या फिर एल्गी, ठीक है, इसके अंदर ऑटोट्रोफिक होता है जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और जो उस द्वारा बनाते हैं वो जो प्रोसेस है इनका क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और इसके अंदर आपको ये पता है कि जो सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह सबकी रिक्वायरमेंट होती है। तो आंसर में लिखेंगे हम द सनलाइट, chlorophyll, carbon dioxide, water, soil and temperature are the necessary conditions for autotrophic nutrition and its by-product are oxygen, hydrogen, carbohydrate, ठीक है, ये इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8 कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, नेम सम ऑर्गेनिज्म दैट यूज द एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन, कि क्या डिफरेंस है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के, ठीक है, दोनों में डिफरेंस बताना है, और इसके साथ ही हमें कुछ ऑर्गेनिजम्स के नाम बताने हैं जो इन दोनों का जो यूज करता है एनारोबिक मोड, ठीक है, यानी कि रेस्पिरेशन जो एनारोबिक मोड द्वारा करता है। तो सबसे पहले हम एरोबिक रेस्पिरेशन, इनकी एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ O2 वेयर O2 इज यूटिलाइज, ये कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। एनोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन अब्सेंस ऑफ O2, ठीक है, ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अब्सेंस होती है एनारोबिक के अंदर। सेकेंड, ग्लूकोज इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन टू रिलीज द एंड प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ CO2 एंड वाटर, जो ग्लूकोज होता है वो पूरी तरह से ब्रोक डाउन हो जाता है, और ब्रोक होने के बाद वो रिलीज करता है एंड में जो प्रोडक्ट बनता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ में ही वाटर। एनारोबिक के अंदर ग्लूकोज इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज टू रिलीज द एंड प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ इथेनॉल और लैक्टिक एसिड, इसके अंदर जो ग्लूकोज है वो इनकम्प्लीटली है। इनकम्प्लीटली क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन की एब्सेंट में है तो यहाँ पे इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होगा, और इसके साथ में जो एंड में जो रिलीज होगा जो प्रोडक्ट बनने के बाद, तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड या जो इथेनॉल, ठीक है, ये दोनों हो सकते हैं इसमें से। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी रिलीज इन द लार्ज अमाउंट, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज इन लार्ज अमाउंट, इसके अंदर भी जो एनर्जी है वो लार्ज अमाउंट में रिलीज होगी और इसमें भी। नेक्स्ट है 4th पॉइंट, यहाँ पे इस पॉइंट में भाई जो 4th पॉइंट है यहाँ पे 3rd पॉइंट है, जो एनर्जी रिलीज इन लार्ज अमाउंट और एनर्जी रिलीज इन लार्ज अमाउंट दोनों में दे रखा है। तो यहाँ पर जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसके अंदर जो एनर्जी है वो लार्ज अमाउंट के अंदर रिलीज होगी, या फिर आप लिख सकते हो इसके अंदर जो मोर एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन यहाँ पे एनारोबिक के अंदर शायद लेस एनर्जी है, इसके अंदर आप एक बार अपनी बुक के चैप्टर में कंफर्म कर लेना, इसके अंदर लेस आएगा और इसमें जो है मोर आएगा। नेक्स्ट है 4th पॉइंट, इट टेक प्लेस इन एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म होता है, और इट टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म द माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉट इन्वॉल्व, तो इसके अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है, यह साइटोप्लाज्म में होता है। 38 ATP मॉलिक्यूल्स आर रिलीज, इसके अंदर जो ATP है एडिनो ट्राई फॉस्फेट जो
इसमें 38 मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, और यहाँ पर जो एनारोबिक के अंदर 2 ATP मॉलिक्यूल्स रिलीज। लास्ट पॉइंट है, एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन मोस्ट एनिमल एंड ऑल हायर ऑर्गेनिजम्स। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो एनिमल्स और जो हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग्स और एनिमल जो मल्टी सेलुलर जो ज़्यादातर जो हम लोग हैं इसके अंदर। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है अकर्स इन ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट, बैक्टीरिया एंड इन पैरासाइट लाइक टैपवर्म, ठीक है, ये इसके अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 कि हाउ आर द एलोविलाई डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, कि किस तरह से जो एलोविलाई डिजाइन है जिसके अंदर जो गैसेज जब एक्सचेंज होती है तो उसका जो साइज है कि मैक्सिमाइज हो जाता है। ये क्वेश्चन इसी टाइप से कि जो शायद उसमें इन टैक्स में भी दे रखा था, वहाँ पर भी इसी तरह से जो क्वेश्चन पूछ रखा था कि कैसे जो रेस्पिरेशन जब हम करते हैं इसमें जो लंग्स डिजाइन है, ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन है कि हाउ आर द लंग्स डिजाइन इन ह्यूमन बीइंग मैक्सिमाइज एरिया ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ठीक है, तो इसके अंदर तो उसी तरह ये इसके अंदर भी दे रखा है यहाँ पर भी। तो इसके अंदर आंसर में हम लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट कि द एलोविलाई आर थिन वॉल्ड एंड रिचली सप्लाइड विद ए नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल टू फैसिलिटेटेड एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड एंड द एयर फील्ड इन एलोविलाई। सेकेंड पॉइंट कि एलोविलाई हैव balloon like structure that provide maximum surface area for the exchange of gases। तो इसके अंदर जो मेन पॉइंट है वो इसमें जो बलून लाई का जो स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है, एलोविलाई के अंदर कि जो हमारे लंग्स होते हैं तो लंग्स के अंदर आपने देखा होगा जो स्ट्रक्चर इस तरह से जो बलून लाई जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे हम सांस लेते हैं तो इसके अंदर जो हवा भर जाती है जो छोड़ते हैं तो ये एकदम से रिलैक्स फॉर्म के अंदर आते हैं, ठीक है, तो इसीलिए हम जब रिलैक्स जो सांस छोड़ते हैं तो रिलैक्स में जाते हैं तो साइज होता है मिनिमम हो जाता है, और फिर एकदम से सांस लेते हैं तो इंक्रीज हो जाता है, यानी मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है, मिनिमाइज हो जाता है, मैक्सिमाइज होता है, वो इसी के कारण होता है। तो इसके अंदर ये कि एक तो एलोविलाई के अंदर जो बलून लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो प्रोवाइड करता है मैक्सिमम स्ट्रक्चर सरफेस एरिया एक्सचेंज ऑफ द गैसेज। और जो पॉइंट है नेक्स्ट की जो एलोविलाई है वो थिन वॉल होती है और उसके अंदर जो रिचली से जो सप्लाई होता है एक नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल, ब्लड वेसल का जो नेटवर्क बना होता है, ठीक, उसके अंदर फैसिलिटी, तो उसके अंदर जैसे ही जो हम गैसेज जाती है उसकी सप्लाई होती है तो उसके अंदर जो गैस का एक्सचेंज होता है बिटवीन ब्लड एंड द एयर, तो उसके अंदर क्या होती है एलोविलाई के अंदर जो फिल हो जाती है, ठीक है, जो फिल होती है तो कहाँ पे फिल होती है बलून लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर, जो जिसके कारण जो साइज है वो मैक्सिमाइज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10, व्हाट वुड बी द consequences of a deficiency of hemoglobin in our body। हमें पता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या है, एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, और हीमोग्लोबिन के कारण जो ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है। इसमें से जो ये आरबीसी के अंदर जो प्रेजेंट होता है, अगर इसकी कमी हो गई तो हमारे अंदर जो क्या है ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी, ठीक है, और उसके साथ ही जो आरबीसी के अंदर यानी कि ब्लड की भी कमी होती है, क्योंकि इसके अंदर जो मेन रोल होता है ब्लड के अंदर, जैसे कहते हैं ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, तो ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है। जो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर में लिखेंगे द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडीज लीड टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी। इट इज हीमोग्लोबिन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट और सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इसके कारण जो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, डेफिशिएंसी होगी तो लेक ऑफ ऑक्सीजन की भी बॉडी के अंदर हो जाएगी, लेक, ठीक है, यानी कि कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग, व्हाई इज इट नेसेसरी। कि डिस्क्राइब करो कि डबल सर्कुलेशन है वो क्यों है जो ह्यूमन बीइंग के अंदर, इसके बारे में डिस्क्राइब करना है और ये क्यों आवश्यक है। आंसर में लिखेंगे ऑल मैमल्स इंक्लूड मैन हैव ए डबल सर्कुलेशन। कि जो जितने भी मैमल्स है तो उसके अंदर इंक्लूडिंग जो ह्यूमन बीइंग है इनकी मैन है उसमें डबल सर्कुलेशन होता है। वन सर्कुलेशन इन बिटवीन हार्ट एंड लंग्स कॉल्ड द पल्मरी सर्कुलेशन एंड वन बिटवीन द हार्ट एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी कॉल्ड द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। कि इसके अंदर जो डबल सर्कुलेशन होता है तो उसमें से एक जो सर्कुलेशन होता है जो हार्ट और लंग्स के बीच में होता है, ठीक है, इनकी जो ब्लड सर्कुलेशन होता है जो हार्ट होता है ब्लड को पंपिंग करता है, तो उसके अंदर जो सर्कुलेशन हार्ट और लंग्स के बीच में होता है वो कहलाता है पल्मरी सर्कुलेशन, ठीक है। और जो दूसरा होता है एक जो वन जो होता है बिटवीन द हार्ट एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि जो बॉडी
के और हार्ट के बीच में, तो वो कहलाता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। नेक्स्ट है, इट इज नेसेसरी बिकॉज in one circulation it does not fulfill the purpose of oxygenating the blood and transporting it to rest of the body। अब ये नेसेसरी क्यों है? क्योंकि जो एक सर्कुलेशन होता है वो पूरी तरह से जो ऑक्सीजन है उसको फुलफिल नहीं कर सकते, यानी कि ऑक्सीजन को पूरी तरह से, जो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन आती है तो उसको ऑक्सीजनेटेड करने में वो पूरी तरह से फुलफिल यानी कि पर्पज नहीं है। एंड ट्रांसपोर्टिंग इट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी, और उसके साथ ही पूरी बॉडी के अंदर यानी कि ट्रांसपोर्ट करने में, यानी कि रेस्ट ऑफ द बॉडी है हमारी पूरी बॉडी है उसके अंदर ट्रांसपोर्टिंग करने के लिए, तो इसलिए डबल सर्कुलेशन होता है कि एक पल्मरी हो गया और दूसरा सिस्टमेटिक। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन जाइलम एंड फ्लोएम, कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों ही क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल करते हैं, और दोनों ही किसमें प्रेजेंट होते हैं, प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है जाइलम का, जाइलम कंडक्ट वाटर एंड डिजोल्व मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीव्स एंड अदर पार्ट, कि जाइलम होता है वो वाटर को कंडक्ट करता है और उसके साथ ही जो डिजोल्व मिनरल्स होते हैं वाटर के अंदर उसको पहुंचाता है रूट से लीव्स तक और उसके साथ में अदर पार्ट तक। ठीक है, नेक्स्ट फ्लोएम का फर्स्ट पॉइंट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो अगर समझ में आ रहा तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। फ्लोएम कंडक्ट प्रिपेयर्ड फूड मटेरियल फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट इन डिजोल्व फ्रॉम, कि जो फ्लोएम है वो कंडक्ट करती है जो फूड मटेरियल जो तैयार किया जाता है उसको लीव्स के थ्रू यानी कि पार्ट के अदर प्लांट तक पहुंचाती है। ठीक है, यानी कि डिजोल्व हुआ होता है उसके अंदर उस फॉर्म में। जाइलम ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल टेक प्लेस थ्रू वेसल एंड ट्रैकिया, कि जाइलम के अंदर जो ट्रांसपोर्ट करती है जो मिनरल्स को वो किसके थ्रू करता है, वेसल और ट्रैकिया। ठीक है, देखो इसके अंदर जो जाइलम है उसके जो पार्ट भी पूछे जा सकते हैं, जैसे ऑप्शन में दे दे कि विच इज द पार्ट ऑफ द जाइलम, या जाइलम के अंदर जो वेसल्स और ट्रैकिया या स्वाई ट्यूब्स, ठीक है, इन तीनों में से ऑप्शन दे, तो जाइलम के जो वेसल और ट्रैकिया जो इसके पार्ट होते हैं। उसी तरह फ्लोएम के अंदर इन फ्लोएम मटेरियल ट्रांसपोर्टेड थ्रू स्वाई ट्यूब विद द हेल्प ऑफ द कंपनियन सेल्स। ठीक है, और जो फ्लोएम होता है वो स्वाई ट्यूब की हेल्प से ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट, वेसल्स एंड ट्रैकिया थ्रू विच मटेरियल इज सप्लाई आर डेड सेल्स, जो वेसल और ट्रैकिया होता है जो मटेरियल सप्लाई करती है वो क्या होते हैं, डेड सेल्स। एंड स्वाई ट्यूब्स एंड कैम्पनियन सेल्स आर लिविंग सेल्स, जो स्वाई ट्यूब्स और कैम्पनियन सेल्स होती है वो क्या है कि लिविंग सेल्स। द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इज ड्यू टू ट्रांसपिरेशन पुल, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल होता है इसके अंदर वो किसके कारण होता है, ट्रांसपिरेशन पुल के कारण। ठीक है, जिस प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपिरेशन वाटर वगैरह जो देते हैं तो एकदम से ऊपर की तरफ जैसे खिंचाव होना, ठीक है, उस तरह से। और जो फ्लोएम के अंदर जो मटेरियल मूव ट्रांसपोर्टेड ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू होता है। याद रखना कि जो फ्लोएम के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर से होता है और जो जाइलम होता है उसमें ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू होता है। जाइलम के अंदर देर इज एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, इसके अंदर जो एनर्जी होती है वो एक्सपेंडिचर होती है। और फ्लोएम के अंदर दिस इज द एक्टिव प्रोसेस एंड रिक्वायर्ड एनर्जी, ये एक एक्टिव प्रोसेस है और इसके अंदर एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, इसके अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो ये फ्लोएम और जाइलम के अंदर इसी में से जो इसके डिफरेंस है इसी में से आपको एमसीक्यू पूछ लेते हैं जहीं पे छोटे छोटे बना के। ठीक है, इसके अंदर किस कौन सा एक्टिव प्रोसेस है और कौन सा जो पैसिव प्रोसेस है, किसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और कौन सा ट्रांसपिरेशन पुल से होता है, किसमें ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा 13, कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ एल्वुलाई इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन्स इन द किडनी विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग, कि हमें जो फंक्शन है वो कंपेयर करना है एल्वुलाई के अंदर जो लंग्स में प्रेजेंट होती है और नेफ्रॉन, जो नेफ्रॉन किसका पार्ट होता है, इनकी किडनी का, जो किडनी की जो यूनिट कहलाती है नेफ्रॉन्स, इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें इन दोनों में डिफरेंस बताने कि दोनों की क्या क्या जो फंक्शन है। तो सबसे पहले एल्वुलाई हैव थिन वॉल बैलून लाइक स्ट्रक्चर, इट्स सरफेस फाइन एंड डेलिकेट। ठीक है, ये हम जो पहले पीछे भी पढ़ के आ चुके हैं। नेफ्रॉन हैव थिन वॉल कप शेप स्ट्रक्चर अटैच्ड विथ थिन वॉल ट्यूब्स, यानी कि नेफ्रॉन होता है वो कप शेप की जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो थिन वॉल की जो ट्यूबुल है उससे अटैच होता है। ठीक है, मैंने ट्यूब बोल दी, ट्यूबुल है। एल्वुलाई आर सप्लाइड विद एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ थिन वॉल ब्लड वेसल्स दैट इज कैपिलरीज,
थोड़ा एक्सचेंज ऑफ गैसेज। जो एल्यूलाई जो सप्लाई करती है, जो एक्सटेंसिव जो नेटवर्क बना होता है इसके अंदर, जो थिन वॉल का जो ब्लड वेसल्स के अंदर, उसको जो कैपिलरीज बोलते हैं, ठीक है, जो एक्सचेंज करती है गैसेज को। और नेफ्रॉन के अंदर जो नेफ्रॉन का जो पार्ट है, बाउमैन्स कैप्सूल इज सप्लाई विद ए क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस फॉर फिल्ट्रेशन, ठीक है। इसके अंदर जो बाउमैन कैप्सूल होता है जो सप्लाई करता है, यानी कि क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज, यहाँ पर जो कैपिलरीज का एक क्लस्टर होता है, यानी कि गुच्छा बना होता है, ठीक है, जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं, जो फिल्ट्रेशन करता है उस फिल्टर के कारण, जो फिल्टर के लिए यूज होता है। एल्यूलाई इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर डिफ्यूजन ऑफ CO2 फ्रॉम ब्लड टू एयर एंड O2 फ्रॉम एयर टू ब्लड। जो एल्यूलाई होती है वो इंक्रीज करती है सरफेस एरिया को फॉर डिफ्यूजन, यानी कि डिफ्यूजन करने के लिए किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए, ये जो एयर से थ्रू ब्लड के अंदर जाती है, तो यानी कि ब्लड से निकाल के एयर के अंदर पहुंचाती है। और जो ऑक्सीजन होती है फ्रॉम एयर टू ब्लड, उसको ऑक्सीजन को एयर से ब्लड के अंदर ले जाने के लिए। और नेफ्रॉन ऑल्सो इंक्रीज सरफेस एरिया, नेफ्रॉन भी क्या करती है, सरफेस एरिया का इंक्रीज करती है फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस एंड वाटर फ्रॉम फिल्ट्रेट लीविंग बिहाइंड यूरिन। उसके साथ ही जो यूजफुल जो सब्सटेंस होते हैं फिल्टर के बाद जैसे आ जाते हैं, तो उसको दोबारा से वो रीअब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, यहाँ पे जो बच जाते हैं यूरिन में। एल्यूलाई ओनली प्रोवाइड सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द लंग्स। एल्यूलाई केवल क्या प्रोवाइड करते हैं, लंग्स के अंदर जो होती है ये, ठीक है, लंग्स का जो पार्ट है ये क्या करती है, गैसेज को केवल एक्सचेंज करती है। और नेफ्रॉन के अंदर ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन ऑल्सो कैरीज द यूरिन टू कलेक्टिंग डक्ट। और जो ट्यूबुलर पार्ट है नेफ्रॉन का, वो यूरिन को कलेक्ट करता है, यूरिन टू कलेक्टिंग डक्ट। लास्ट पॉइंट है एल्यूलाई का कि एल्यूलाई आर वेरी स्मॉल एंड ए लार्ज नंबर ऑफ देम आर प्रेजेंट इन ईच लंग्स, ठीक है, यानी कि स्मॉल वेरी स्मॉल होता है और लार्ज नंबर में प्रेजेंट होती है किसमें, हर प्रत्येक, यानी कि जो लंग्स के अंदर, क्योंकि हमारे 2 लंग्स है, ठीक है, इसलिए इसने यहाँ पे ईच लंग्स बोला है। और नेफ्रॉन के अंदर लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट आर प्रेजेंट इन ईच किडनी। और जो लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन है, यानी कि नेफ्रॉन क्या है, एक बेसिक यूनिट है फिल्ट्रेशन की, यानी कि फिल्ट्रेशन यूनिट है जो किडनी के अंदर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर भी हमारी जो 2 किडनी प्रेजेंट होती है उसके अंदर जो नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है। तो ये हमारी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर थे कंप्लीट हो गए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।